वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर न्यू वीडियो। इट इज़ सेकेंड लेक्चर ऑन वेक्टर। तो है ना, अपन ने जो पिछले वेक्टर में समझा कि अपना कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स अपन ने समझे थे। और अपन ने एक और चीज़ समझी थी क्या कि जो अपना ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, कुछ लॉ ऑफ एडिशन थे वो भी अपन ने समझे थे कि ना कौन कौन से होते हैं, कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है ना, और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो अपन ने ये दो चीज़ें समझी थी, ठीक है। तो अपन तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने वाले हैं, कौन सा? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अपन समझेंगे क्या? सेक्शन फॉर्मूला। देखो, अब सेक्शन फॉर्मूला जनरली हम पढ़ तो लेते हैं, पर इसका यूज़ कहाँ कैसे करना है ये समझ में नहीं आता है। सबसे पहले ये समझ लो, सेक्शन फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ आप जनरली देखोगे एंगल बाइसेक्टर के कॉन्सेप्ट में, ऑर्थो सेंटर के कॉन्सेप्ट में, है ना। इन दो चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा देखोगे। किसका? सेक्शन फार्मूला का यूज़। जो भी ट्रायंगल में ज्योमेट्री और डिफरेंट टाइप सेंटर्स होते हैं जो किसी साइड को किसी एक रेशियो में डिवाइड करते हैं, हर एक सेंटर की खुद में प्रॉपर्टी होती है, जैसे आप सभी को पता है ना। तो वो वहाँ पे उस केस में हमारे सेक्शन फार्मूला काम आता है किसी पोजीशन वेक्टर को निकालने के लिए। अभी अपन वो सब समझेंगे, है ना, और वहाँ पे वो सब अपन समझेंगे अभी, है ना। अभी अपन पहले फ्लो में चलते हैं, थोड़ा सा अपन समझते हैं पहले सेक्शन फार्मूला, है ना। तो देखो, सेक्शन फार्मूले भी दो तरीके के होते हैं। पहला होता है एक इंटरनली, है ना, दूसरा होता है एक्सटर्नली। अब ये इंटरनली और एक्सटर्नली क्या है वो समझो। देखो, मान लो कोई भी एक हमारे पास वेक्टर है, ठीक है। मान लो कोई भी हमारे पास एक वेक्टर है जिसका पोजीशन वेक्टर, जिसका इनिशियल का जो पोजीशन वेक्टर ए है और टर्मिनेशन का पोजीशन वेक्टर मान लो बी है। तो अगर मान लो कोई पॉइंट पी हमारा ऐसा है जिसका पोजीशन वेक्टर पी है, एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस ए बी को इसी लाइन सेगमेंट में m/n में डिवाइड करता है, तो ये हमारा क्या होता है? इंटरनली डिवीजन कहला जाता है। कि पॉइंट पी क्या कर रहा है? इस ए बी को, है ना, इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशो में? m/n में। तो ये हमारा क्या होता है? इंटरनल डिवीजन, ठीक है। एक्सटर्नली के केस में क्या होता है? एक्सटर्नल डिवीजन के केस में देखो, ध्यान से देखना, मान लो यही लाइन सेगमेंट है हमारा ए बी, ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नली समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। ए बी, इसका पोजीशन वेक्टर अभी भी ए है और बी का स्मॉल बी है। तो मान लो कोई पॉइंट पी अगर मैं ऐसा बना दूँ यहाँ पे बाहर की तरफ, तो ये अभी इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? m/n में। ये दोनों डिफरेंट केसेस हैं, यहाँ पे m और n डिफरेंट मतलब अपना डिफरेंट केसेस में होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अगर कंडीशन बन रही तो एक्सटर्नल डिवीजन कहलाता है। मतलब पॉइंट पे अभी भी ए बी को किसी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किस रेशो में? m/n में। अगर पिक्चर कुछ ऐसी बनती है तो इस केस में क्या हो जाता है? इंटरनली डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो अब इन दोनों का देखो क्या होता है। देखो, एक तो इनको निकालने के लिए बड़ा सा डेरिवेशन होता है। जैसे कि अपन जानते हैं कि टाइम अपने पास कम है, तो अपन सीधा चलते हैं कि इसका सीधा निकालना कैसे, क्या निकालना अपने को? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। देखो, ए का पोजीशन वेक्टर बी, इन तीनों में से किसी दो का पोजीशन वेक्टर अपने को गिवन होगा, तीसरा अपने को निकालना होगा। तो अपन एक जनरल केस डिस्कस करते हैं क्या, जो कि समझने के लिए कि अपन पी का पोजीशन वेक्टर निकालने का बताते हैं, ठीक है। तो पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा इंटरनली डिवीजन के केस में? सर, पी का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? मेरे साथ बोलेंगे जिनको याद है, बाकी वो जिनको नहीं है वो सीखेंगे। पी का जो पोजीशन वेक्टर है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो n का मल्टीप्लाई होता है ए के पोजीशन वेक्टर का मल्टीप्लाई हम इससे जो दूर वाला रेशियो उसके साथ करेंगे, मतलब n इंटू ए वेक्टर हमारा, प्लस जो बी से दूर वाला रेशियो है इससे हम करेंगे किसका? बी के पोजीशन वेक्टर का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से? और डिवाइड में जो भी रेशियो है उसका सम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटरनली केस में हमारा पी के पोजीशन वेक्टर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ए बी, ठीक है। एक्सटर्नली के केस में क्या होता है? एक्सटर्नली जब डिवीजन होता है, एक्सटर्नली डिवीजन के केस में जो हमारा पोजीशन वेक्टर निकल के आता है, यहाँ पे जो पी का पोजीशन वेक्टर हमारा निकल के आएगा एक्सटर्नली केस में, क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ठीक है। बी से जो दूर है, ए के करस्पॉन्डिंग जो बी का दूर है क्या है? m। तो अपन क्या बोलेंगे? m का मल्टीप्लाई होगा बी के पोजीशन वेक्टर के साथ, माइनस n का किसके साथ होगा? जो n से ए से दूर है, मतलब
ए के पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई किससे होगा, जो ए से दूर है, जो कि क्या है n, तो यहाँ पे ए, ठीक है। तो डिवाइड बाय अपना हो जाएगा m माइनस n, सिंपल सा ये है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। किसका हो जाएगा, p का, डिफरेंट केसेस में। पहला केस क्या था अपना इंटरनली डिवाइड में, और दूसरा केस क्या था अपना एक्सटर्नली डिवाइड के केस में। तो ये अपने क्या आ गए, दोनों पोजीशन वेक्टर p के, दोनों ही केस में, ठीक है। हाँ, तो अब अपन पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। देखो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि मान लो मेरे पास दो वेक्टर हैं, क्या है, दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है ना। तो अगर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि एक ऐसा वेक्टर मान लो, और अभी इनके बीच में क्या है, एंगल थीटा, एंगल कितना है, थीटा है ना। तो एंगल बाइसेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता, एक एंगल इन द, अपन वेक्टर के फॉर्म में भी बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री में नहीं जा रहे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो वेक्टर में क्या होता है कि एंगल बाइसेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि ए और बी वेक्टर के बीच में बनने वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। मान लो ये मेरा अल्फ़ा एंगल हुआ, ये बीटा एंगल हुआ, किसके बाद, एंगल बाइसेक्टर के पास होने के बाद, और इसको मैंने आर वेक्टर का नाम दिया, ठीक है। तो ये जो जब मेरा ये आर वेक्टर बनेगा, तो आर वेक्टर क्या करता है कि जो मेरा अल्फ़ा और बीटा है, इसका मान क्या हो जाता है, थीटा बाय 2 के बराबर। मतलब कि अल्फ़ा और बीटा का मान क्या हो जाता है मेरा, इक्वल हो जाता है किसके, थीटा बाय 2 के बराबर। मतलब एंगल बाइसेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो दो वेक्टर के बीच में बनने वाले एंगल को इक्वली डिवाइड कर देता है, ठीक है। पहले एंगल थीटा था जब मेरा एंगल बाइसेक्टर नहीं था, जैसे मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा तो इन दोनों के बीच का कोण, अब जो एंगल है इक्वली डिवाइड हो गया, जो क्या होगा, थीटा बाय 2। तो एंगल बाइसेक्टर समझ में आए। तो एंगल बाइसेक्टर निकालते कैसे, वेक्टर में बहुत चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है ना। देखो एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ों का ध्यान देना जरूरी है, सॉरी एक चीज़ का। पहला क्या कि जो आपके जिन दो वेक्टर का आप एंगल बाइसेक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हो, क्या उनका मैग्नीट्यूड बराबर है या नहीं। तो अब देखो इन जनरल आपको ही पता है कि अगर मुझे कोई दो वेक्टर दिए हुए होते, ज़रूरी नहीं होता कि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, है ना। कई बार 100 में से 10 केसेज या फिर एक केस ऐसा होगा जिसमें इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं तब उस केस में क्या करते हैं हम, पहले तो इनका मैग्नीट्यूड सेम बनाते हैं। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब यहाँ पे मेरे पास यही इसी चीज़ को, इस पिक्चर को दोबारा ड्रॉ करते हैं, मान लो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ऐसा कौन सा वेक्टर है, ऐसे किसी भी वेक्टर को हम ऐसे किस वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसको कन्वर्ट करने के बाद सब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए। अपन ने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े, तो वहाँ पे अपन ने एक वेक्टर का टाइप पढ़ा था जो कि था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1। तो अगर मैं बोलूँ कि इसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर को, इन दोनों वेक्टर को अगर मैं इनके यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दूँ, तो क्या तब इनका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, बोलो हाँ। डेफिनेटली होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ही है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1। और यूनिट वेक्टर हम किसी भी वेक्टर का निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलूँ ए वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर निकालना, तो क्या होगा सर, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ए डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर बी डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी के यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं इन दोनों का मॉड अगर मैं लूँगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए डिवाइड बाय यूनिट वेक्टर ऑफ बी, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड अब सेम हो जाएगा। हाँ, तो जब मुझे दो ऐसे वेक्टर मिल जाए जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। अब मान लो इतना सा पार्ट मैंने लिया है, इतना सा, ठीक है, इतना सा, ये यहाँ तक मेरा, यहाँ तक ये मेरा यूनिट वेक्टर बी है, यूनिट वेक्टर ए है, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर। तो जब मुझे दो ऐसे वेक्टर मिल जाए जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, अगर मुझे उनका एंगल बाइसेक्टर निकालना है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इन दोनों यूनिट वेक्टर को या फिर इन दोनों सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स को मैं क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। जैसे ही मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल जाता है, मेरे को मिल जाता है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर क्या मिल जाता है, एंगल बाइसेक्टर। तो लेट्स से अभी जो मेरा यहाँ तक की लेंथ है, ये जो मेरा एंगल बाइसेक्टर है, ये अभी इसको मैं बोल देता हूँ क्या, वेक्टर सी, ठीक है। तो मेरा एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर ए कैप प्लस बी कैप, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बताओ, यहाँ पे जो एंगल बाइसेक्टर था उसकी लेंथ कितनी थी, ठीक है, कितनी थी,
वो तो मेरा आर वेक्टर था अगर मैं बोल रहा था ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मुझे आर वेक्टर चाहिए है तो मैं सी वेक्टर को, देखो आर और सी आपस में क्या हो गए, कोलिनियर हो गए कि नहीं हो गए। ऐसा मेरा आर वेक्टर है, ठीक है, आर वेक्टर है और उसी में छोटा सा मेरा इतना सा पार्ट क्या है, सी वेक्टर है। तो ये दोनों आपस में कोलिनियर हो गए। अगर कोलिनियर हो गए, कोलिनियर वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होता है कि मैं एक वेक्टर को दूसरे के फॉर्म में दिखा सकता हूँ। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सी वेक्टर में मैंने किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया होगा तो ये लेंथ बढ़ गई होगी, जो कि इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, आर वेक्टर। तो मैं जैसे ही इस सी वेक्टर में लैम्डा का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मुझे पूरा का पूरा आर वेक्टर अब मिल जाएगा। तो आर वेक्टर को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, जब मेरे पास ये एंगल बाइसेक्टर सी आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। सर सिंपल सा हम किसी ऐसे स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, सी वेक्टर में, जो कि ए कैप प्लस बी कैप है, तो हमें आर वेक्टर मिल जाएगा। तो बात आई समझ में कि नहीं आई, एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालना है। और एंगल बाइसेक्टर के लिए सबसे ज़रूरी कंडीशन क्या होती है कि जिन भी दो वेक्टर का हम एंगल बाइसेक्टर निकालना चाह रहे हैं, सबसे पहले उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो सबसे पहले हम उनको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि से यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, और जब दोनों वेक्टर का, जैसे हम यूनिट वेक्टर बनाएंगे तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इक्वल। और जैसे ही इक्वल हुआ तो हम उन दोनों यूनिट वेक्टर को क्या कर देंगे, जो सम कर देंगे उन दोनों का, तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल बाइसेक्टर, एक छोटा सा एंगल, एक पार्ट मिल जाएगा। अगर मान लो मुझे उसी एंगल किसी लेंथ का अगर मुझे चाहिए एंगल बाइसेक्टर, एक पर्टिकुलर लेंथ का चाहिए, तो मैं सिंपल सा एक स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे उस पर्टिकुलर लेंथ का एंगल बाइसेक्टर मुझे मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलो एक अपन क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं एंगल बाइसेक्टर का ना। मान लो अपने पास कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं। उसने बोला कि एक वेक्टर ए है हमारे पास, एक एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन कर लेते हैं ना, एक बेसिक क्वेश्चन। अप्लाई कैसे करना है, कैसे फाइंड करना है ना, देख लो एक बार। मान लो कोई अपने को एक वेक्टर दिया है आई प्लस जे प्लस के कैप, ठीक है, और दूसरा बी वेक्टर अपने को दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। अच्छा देखो, और उसने बोला कि इन दोनों वेक्टर का मुझे क्या बताना है, एंगल बाइसेक्टर। मान लो कि ये मेरा वेक्टर बी था, क्या था, वेक्टर बी, और ये क्या था, मेरा वेक्टर, ठीक है, ये दो वेक्टर थे। अब देखो, जब उसने बोला कि इसका मुझे एंगल बाइसेक्टर बताओ कि क्या होगा, तो सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बताई थी एंगल बाइसेक्टर में चेक करने वाली, कि क्या उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं। अच्छा बताओ, क्या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पहले क्या आ रहा है, पहले चेक कर दो मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं। तो क्या आएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आया, √3। बी का कितना आएगा मैग्नीट्यूड, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4 + 1 5 + 6, मतलब 6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमें दिख गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर नहीं है। तो दैट्स मीन्स कि हम डायरेक्टली इन दोनों को जोड़ के एंगल बाइसेक्टर नहीं निकाल सकते ना। तो एंगल बाइसेक्टर के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, दो ऐसे वेक्टर जिनका क्या हो, मैग्नीट्यूड सेम हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसलिए हम बोलेंगे अगर इन दोनों ही वेक्टर का हमें निकाला तो पहले हम इनके करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो एक ही करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर ए डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो क्या आ जाएगा बताओ, इसका यूनिट वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाय √3। ठीक है, ऐसे बी के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा यूनिट वेक्टर, बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस के कैप वेक्टर डिवाइड बाय, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √6। ठीक है, तो अब जब जैसे हमारे पास ये दोनों यूनिट वेक्टर आ जाएंगे तो क्या हम बोल सकते हैं छोटा सा पार्ट है, ये बी कैप है हमारा, ये ए कैप है, तो क्या हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर ऐसे निकल के आएगा, हाँ निकल के आएगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ये हमारा यूनिट वेक्टर क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर वेक्टर क्या होगा, दोनों यूनिट वेक्टर का समीशन। तो दोनों यूनिट वेक्टर का समीशन क्या आएगा निकल के, ए कैप प्लस बी कैप। अब सीधा अपन रख देंगे वैल्यू, तो यहाँ से हमारा ये निकल के आएगा, है ना, ये अपने पास क्या आ जाएगा, एंगल बाइसेक्टर निकल के आ जाएगा ए और वेक्टर बी का। तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल बाइसेक्टर। थोड़ा बहुत और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, पर यहाँ पे रूट वाली थिंग है तो सॉल्व करने से अच्छा अब यहीं पे अपन रुक जाते। ठीक, तो ऐसे करके जब इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी, जो कि कुछ ऐसा निकलेगा। ठीक है,
अब एक और चीज़ समझो, अगर उसने बोला कि मुझे ऐसा एंगल वाई सेक्टर निकाल के दो जिसका मैग्नीट्यूड, ये अपने को क्या था, जिसका मैग्नीट्यूड, उसने बोला कि एक ऐसा एंगल वाई सेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 है, मैग्नीट्यूड कितना है 5 है, मुझे ऐसा यूनिट वेक्टर निकाल के दो। तो मैंने क्या बोला कि जो मेरा यूनिट वेक्टर अभी यहाँ से आया है, इसका एंगल वाई सेक्टर, ऐसा एंगल वाई सेक्टर निकाल के दो जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 5। अभी जो मैंने यहाँ पे एंगल वाई सेक्टर निकाला है उसका वो क्या है अपना, ये मान लो सी वेक्टर निकल के आया। तो सी वेक्टर क्या आया है अपना, ए कैप प्लस बी कैप। तो ज़रूरी तो नहीं है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा 5 के बराबर होगा, नहीं होगा, लेकिन हमें ये पता है कि जो हमारा सी वेक्टर है एक तरीके से ही आर का ही कुछ एक पार्ट है ना। ये दोनों आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, मतलब कि जो हमारा आर वेक्टर होगा और सी वेक्टर होंगे कोलिनियर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आर वेक्टर कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा हमने सी वेक्टर पे किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया होगा, तो हमारा क्या होगा, सी वेक्टर की लेंथ बढ़ गई होगी जिससे हमें आर वेक्टर मिल गया होगा। तो अब हम बोलेंगे कि हमें एक ऐसा एंगल वाई सेक्टर अगर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो हम बोल सकते हैं एक काम करो, दोनों साइड पहले तो मैग्नीट्यूड ले लो, जिससे हमें क्या पता जाएगा, लैम्डा। हमें सिर्फ लैम्डा ही पता करना है कि किस स्केलर क्वांटिटी का हम मल्टीप्लाई करें इस वाले एंगल वाई सेक्टर में, जिससे हमें जो भी हमें चाहिए एंगल वाई सेक्टर वो हमें मिल जाए, है ना। तो अब फिलहाल में हमें ऐसा एंगल वाई सेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5। तो हम दोनों साइड क्या कर लेंगे, एक काम करते हैं, मॉडुलस दोनों का मैग्नीट्यूड लेते हैं। दोनों साइड हमने मैग्नीट्यूड लिया, तो इसका अपने को मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ, इसका 5 दिया हुआ लैम्डा, ठीक है। अपने पास सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब आप निकालोगे तो अपने को थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड अब क्या आएगा, देखो आई कैप वाली क्वांटिटी अपन लेते हो 1/√3 प्लस 1/√6 आई कैप। अपन पहले वेक्टर निकाले थे, किस वेक्टर का अपने को निकालना है मैग्नीट्यूड, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, मैंने ऐसा रैंडम एग्जांपल लिया था, है ना। तो 1/√3 प्लस 2/√6 जे कैप प्लस 1/√3 प्लस 1/√6 के कैप। तो अपने को फिलहाल में इस वेक्टर, सी वेक्टर क्या है हमारा, ये इन द फॉर्म ऑफ जे के, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, निकालते हैं चलो। तो 5 बराबर लैम्डा इंटू मैग्नीट्यूड आई वाले पार्ट का स्क्वायर 1+√3 प्लस 1/√6 का स्क्वायर प्लस 1/√3 प्लस 2/√6 का स्क्वायर प्लस 1/√3 प्लस 1/√6 का स्क्वायर। तो इस पूरे को सॉल्व करोगे, है ना, जो भी यहाँ से लेट से अगर अपना ये x आ रहा है, सॉल्व होने के बाद क्या आ रहा है x, अपन ने मान लिया अभी ना, इतना लंबा सॉल्व करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा कैलकुलेशन अपन शॉर्ट करते हैं ना। मान लो लेट से अपने x आया, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या निकल के आएगा, हमारे पास जो लैम्डा आएगा, लैम्डा निकल के आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ से क्या निकल के आएगा 5/x, ठीक है। तो 5/x, तो अपन जैसे यहाँ पे लैम्डा की जगह 5/x रखेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, तो r वेक्टर हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 5/x इंटू सी वेक्टर। देखो ये x हमारा क्या है, x हमारा ये जो भी यहाँ पे रूट को सॉल्व करने पे आएगा, यहाँ पे x की जगह रखोगे 5/this इंटू सी वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे, तो हमें करस्पॉन्डिंग एक ऐसा एंगल वाई सेक्टर मिल जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 5, ठीक है। तो ये तरीका है सॉल्व करने का एंगल वाई सेक्टर का, समझ में आया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना हो गया ना। अब देखो, अभी अपन ने जो भी एंगल वाई सेक्टर देखा वो क्या था, फिलहाल में अपना जो था इंटरनल एंगल वाई सेक्टर, क्या था, इंटरनल एंगल वाई सेक्टर ना। देखो तो एंगल वाई सेक्टर में दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। बस इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या फ़र्क होता है, मान लो अभी अपन दो वेक्टर ऐसा ले लें, ठीक है। तो ये अपना बी वेक्टर है, ये अपना ए वेक्टर है। तो इसका जो एंगल वाई सेक्टर निकल के आया, अपन को पता है कि काम करो, दोनों का यूनिट वेक्टर निकालो और जोड़ दो, तो अपने को ये मिल जाता है, ठीक है। और ये जो जिस भी लेंथ का चाहिए उसमें म्यू का मल्टीप्लाई कर दो, तो उस लेंथ का मिल जाता है अपने को ना। तो ये अपने को एंगल वाई सेक्टर मिल गया ए और बी के करस्पॉन्डिंग, है ना। अब ये, लेकिन ये क्या है, इंटरनल है, इंटरनल मतलब कि ऐसे, ठीक है। अब मान लो मुझे चाहिए एक्सटर्नल एंगल वाई सेक्टर। एक्सटर्नल एंगल वाई सेक्टर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा। तो देखो एक्सटर्नल एंगल वाई सेक्टर के लिए कुछ नहीं करना होता है,
यहाँ पे हमने इंटरनल निकालने के लिए क्या किया, दोनों यूनिट वेक्टर का समीशन किया। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें कुछ नहीं करना होता है, दोनों यूनिट वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होता है। जैसे हम दोनों यूनिट वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, और जिस भी लेंथ का हमें चाहिए ये एंगल बाइसेक्टर, उस लेंथ का हम करस्पॉन्डिंग लैम्डा या जो अपना स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे, हमें उस लेंथ का मिल जाएगा। तो ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के लिए हम करस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर्स निकालेंगे उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। अगर हमें इंटरनल चाहिए तो हम कुछ नहीं करेंगे, करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स को जोड़ देंगे तो हमें इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जो ध्यान पर रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारा है एक्सटर्नल और ये हमारा है इंटरनल। ठीक है, अब चलो ठीक है, एंगल बाइसेक्टर के बारे में अपन ने इतना पढ़ा है ना, दोनों टाइप देख लिए और कैसे अपने को निकालना है किसी भी पर्टिकुलर लेंथ का अगर बोलेगा तब, है ना। अब छोटी सी चीज़ें अपन पढ़ते हैं क्या, जो अपने एंगल में, मतलब जो ट्रायंगल में हम बोलते हैं ना, ट्रायंगल में अगर हम एंगल बाइसेक्टर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक छोटे से कॉन्सेप्ट आते हैं, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट होता है, वो ध्यान देने वाली चीज़ें है ना, और उस पर जो क्वेश्चन बन सकता है जेईई में वो अपन अभी करेंगे फिलहाल में ना। पहले ट्रायंगल में समझो, मान लो हमारे पास ABC ट्रायंगल है, क्या है ABC ट्रायंगल, और उसने बोला कि ABC ट्रायंगल है ना, और इसका पोजीशन वेक्टर A है मेरे पास, इसका पोजीशन वेक्टर B है और इसका पोजीशन वेक्टर C है। मैंने जब यहाँ से एक ऐसा एंगल बाइसेक्टर निकाला जो कि A पे जो एंगल बन रहा है उसको इक्वली डिवाइड कर देता है ना, ये अल्फ़ा और बीटा में डिवाइड होता है, तो अल्फ़ा और बीटा मेरा इक्वल है, जो कि सामने वाली जो इसकी साइड है इसको किस में, मान लो D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये यहाँ पे देखो, जैसे D पॉइंट पे जब ये इंटरसेक्ट करेगा तो जो मेरा BC लाइन्स है, जो मेरा BC साइड है, ये देखो किसी रेशो पे डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। इस D के जैसे D पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो मेरा BC साइड m/n पे डिवाइड, मतलब इंटरनली डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ तुम्हें सेक्शन फार्मूला टाइप का दिखना शुरू हुआ। अच्छा, B का पोजीशन वेक्टर B है और C का स्मॉल c वेक्टर, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे देखो क्या तुम्हें सेक्शन फार्मूला टाइप का दिख रहा है, लेकिन सेक्शन फार्मूला के लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि m और n क्या होंगे। तो यही चीज़ है ज्योमेट्री में जो हमें ध्यान देने वाली है कि किसी ट्रायंगल में अगर मान लो मैंने किसी पोजीशन वेक्टर से अगर मैंने क्या किया, एंगल बाइसेक्टर निकाला, और वो सामने वाली साइड को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ये जो m/n होता है, जिस रेशियो पे डिवाइड करेगी सामने वाली साइड को उस पॉइंट पे, m/n, जैसे यहाँ पे ये m हो, ये n हो गया, तो ये जो m/n होता है, क्या होता है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, जो टू अदर साइड्स होती हैं, इनके रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब जो हमारा m/n होगा, ये कुछ नहीं AB डिवाइड बाय जो भी AB की लेंथ होगी डिवाइड बाय AC की लेंथ, AB वेक्टर डिवाइड बाय AC, है ना, इसका मैग्नीट्यूड। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये इम्पॉर्टेंट, मतलब ध्यान देने वाली चीज़ है बहुत। इसी चीज़ को लेके कई बार हमसे क्या बोल देता है क्वेश्चन कि हमें ये तीनों पोजीशंस वेक्टर दिए होते हैं और बोल देता है कि एक काम करो, ये जो D पॉइंट हमारा ना D है, तो एक काम करो कि मुझे D पॉइंट का ये बताओ कि D पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, या फिर बोल देता कि एंगल बाइसेक्टर की लेंथ कितनी है, सिंपल सा ये पूछ लेता, ठीक है। या तो ये पूछ लेगा कि AD की लेंथ कितनी है, या तो पूछ लेगा D का पोजीशन वेक्टर क्या है। तो दोनों ही केस में हमें D तो चाहिए, मतलब D का पोजीशन वेक्टर तो हमें चाहिए ही है। तो अगर मान लो यहाँ पे मैंने m/n है, तो D का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा बताओ। D का पोजीशन वेक्टर हम ऐसे बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ AB के, पहले तो हम m और n के टर्म्स में ले लेते हैं। तो D का पोजीशन क्या आएगा बताओ सेक्शन फार्मूला से, B का मल्टीप्लाई होगा n के साथ, B वेक्टर प्लस C का मल्टीप्लाई होगा m के साथ, m इंटू C वेक्टर, है ना, डिवाइड बाय m+n। अच्छा एक बात बताओ, m/n जो है ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पे अगर मैं रखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं m की, मतलब इस रेशियो को मैं ला सकता हूँ, m की जगह मैं मॉडुलस ऑफ AB रख देता हूँ, n की जगह मॉडुलस ऑफ C, या फिर ऐसा बोलूँ यहाँ से मैं एक रिलेशन निकाल सकता हूँ कि m की जगह मैं n इंटू मॉडुलस ऑफ जो भी AB का है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर रख सकता हूँ। तो यहाँ पे रखें, ठीक है, किसकी जगह रखना है अपने को, m की जगह, तो यहाँ पे आएगा, है ना, m की जगह क्या रखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर इंटू n इंटू C वेक्टर डिवाइड बाय, हम यहाँ पे n है, सॉरी है ना, n। अब डिवाइड बाय क्या आएगा, m की जगह क्या रखना है, n इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर
प्लस एन। तो यहाँ से देखो सब जगह से एन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या दिखने लगेगा, ए का जो पोजीशन वेक्टर है इन टर्म्स ऑफ साइड्स लेंथ पे ऐसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वेक्टर इंटू बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वेक्टर। तो ये हमारा क्या आ गया, एक प्यारा सा ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है जो कई बार पूछ लेता है। दो तरीके से आते हैं एंगल वाइज सेक्टर पे क्वेश्चन, या तो ये पूछ लेगा कि ए से निकलने वाला एंगल वाइज सेक्टर की लेंथ कितनी है, ए के पोजीशन वेक्टर से एंगल वाइज सेक्टर निकालेंगे तो जो सामने वाली साइड पे जब जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो दोनों ही केस में हमें पोजीशन वेक्टर तो चाहिए है ना, डी पॉइंट का। तो ये ऐसे निकलेगा, ओके ठीक है। तो ये एंगल वाइज सेक्टर समझ में आया पक्का, ठीक है। और ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया है ना पक्का। चलो क्वेश्चन करते हैं ना, एंगल वाइज सेक्टर विच इज बेस्ड ऑन एंगल वाइज सेक्टर। देखो तो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि तुम्हें किसी ट्राइंगल के, है ना, ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस हैं ए बी और सी, उनके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। ऐसे एक ट्राइंगल ए है, सॉरी ए बी सी है, इसमें ए बी सी के मुझे पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, उसके जो वर्टाइसेस हैं इसके पोजीशन वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं। तो क्या क्या दिए हुए हैं, देखो ए का पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। बी का पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। और सी का पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ है माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। तो ये तीनों के वर्टाइसेस के हमें पोजीशन वेक्टर्स पता है। तो उसने बोला है कि ए से निकलने वाले जो एंगल वाई सेक्टर है, ए से निकलने वाला जो एंगल वाई सेक्टर है और बी सी को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो मुझे इस एंगल वाई सेक्टर की लेंथ बताओ, ए डी की लेंथ बताओ कि क्या होगा। ए डी समझ में आया, ये क्या है, एंगल वाई सेक्टर है, ठीक है। तब ये बताओ कि ए डी की लेंथ कितनी होगी। तो देखो जब भी एंगल वाई सेक्टर जब तुम क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये चेक करना कि जो ये साइड्स हैं, ठीक है, बराबर हैं या नहीं, इक्वल हैं या नहीं। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, जब हम यहाँ पे जब बात करते हैं ना तो डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी होती है एंगल वाई सेक्टर में भी। क्या होता है कि जब हम एंगल वाई सेक्टर में जाते हैं, ठीक है, तो मान लो अगर वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है, क्या हो जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, या कई बार ऐसा हो जाता है कि वो हमारा एक तरीके से बोल सकते हैं जब ऐसा ट्रायंगल बन सकता है जिसकी क्या हो जाती है, 2 साइड्स इक्वल हो जाती हैं। तो उस केस में जो हमारा एंगल वाई सेक्टर होता है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस टाइम पे वो मिड पॉइंट का काम करने लगता है, ठीक है। एग्जांपल समझो, एक छोटा सा बताता हूँ। देखो सबसे पहला काम क्या किया करोगे, एंगल वाई सेक्टर का हो चाहे ऑर्थो सेंटर को, जब वेक्टर के क्वेश्चन है सबसे पहले तुम ये चेक करोगे ट्रायंगल किस टाइप का है, ठीक है। देखो मान लो अगर ये ट्रायंगल मेरा हो गया क्या, ए बी सी जो ऐसा ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ए बी सी एक ऐसा ट्रायंगल बन गया जिसकी 2 साइड्स बराबर हो गई, क्या हो गई, 2 साइड्स बराबर हो गई। इस केस में क्या होता है, जो मेरा एंगल वाई सेक्टर निकलता है तो ये जहाँ डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो ये मेरा मिड पॉइंट बन जाता है। क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। जैसे मिड पॉइंट होगा तो मैं सीधे बोल सकता हूँ कि इन दोनों के जो भी पोजीशंस वेक्टर होंगे उनका सम करो, डिवाइड बाय 2 करो, मुझे डी का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। तो हमें वो रेशियो लेने वाला काम नहीं करना पड़ेगा, है ना, रेशियो लेने वाला काम हमें नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, चलो, है ना। और दूसरा, ये तो पहला केस। दूसरा ट्रायंगल मान लो अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी सेम चीज़ होती है। इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है हमारा उस केस में भी सेम चीज़ होती है कि उसमें तो तीनों ही साइड बराबर होती हैं, ठीक है, तीनों ही साइड हमारी क्या होती है, बी सी भी बराबर होगी। तो उस केस में भी जो डी पॉइंट हमारा होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। समझ में आया। तो सबसे पहले टाइप ऑफ ट्रायंगल चेक करोगे किस टाइप का ट्रायंगल है। तो यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पर तो चलो ठीक है ना, अभी यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो वो अच्छा टाइप ऑफ ट्रायंगल कैसे पता चलेगा, जब तुम लेंथ निकालना शुरू करोगे। तो सबसे पहले एक काम करोगे, सबसे पहले लेंथ निकालना शुरू करोगे। तो लेंथ तो तुम्हें निकालनी पड़ेगी तभी तुम्हें टाइप ऑफ ट्रायंगल पता चलेगा। तो कैसे निकालेंगे लेंथ बताओ। ए बी का मुझे निकालना है लेंथ। सबसे पहले अगर क्या होता है, ए डी की लेंथ चाहिए तो डी का मुझे पोजीशन वेक्टर चाहिए, और अगर डी का पोजीशन वेक्टर चाहिए तो सबसे पहले मुझे ए बी और ए सी के क्या चाहिए होंगे, लेंथ चाहिए होंगे, है ना। टाइप ऑफ ट्रायंगल को पता करने के लिए मुझे ए डी का
सॉरी इन सभी साइड इन दो साइड्स का कम से कम वो तो चाहिए होगा, क्या बोलते हैं, लेंथ, है ना। सॉल्व करते हैं, चलो। ए बी का लेंथ बताओ क्या आएगा। सबसे पहले मुझे ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। ए बी वेक्टर क्या होगा, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप। तो यहाँ से ए बी वेक्टर मेरा क्या निकल के आ जाएगा बताओ। ए बी वेक्टर निकल के आएगा मेरा आई कैप, आई से आई वाला, जे से जे वाला सब्ट्रैक्ट होगा और के से के वाला, ठीक है, प्लस 2j कैप प्लस के कैप। तो ये आ जाएगा मेरे पास, है ना। तो और इसका मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए, ए बी साइड का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना। ए बी साइड का लेंथ कैसे पता चलेगा, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड ही होगा। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या जाएगा, √6। अब ए बी का तो मुझे मिल गया, दूसरी साइड कौन सी मेरी, ए सी। तो ए सी साइड बताओ क्या आएगी, ए सी साइड क्या आएगी मेरी। ए सी साइड को पहले वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए सर पहले सी के पोजीशन वेक्टर से मुझे ए का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सी का पोजीशन वेक्टर क्या है, -5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, ए के पोजीशन वेक्टर से, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा बताओ, इसका जो वेक्टर होगा वेक्टर फॉर्म में, -6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप, यह आएगा। अब मुझे ए सी का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो क्या आएगा मैग्नीट्यूड निकल के, -6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो बताओ अल्टीमेटली इस पूरे रूट को सॉल्व करने में कितना आ जाएगा सर, √54। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 9 6 54 होता है। तो यहाँ पे मेरा 3√6 आएगा। मतलब कि सर यहाँ पे देखो एक चीज़ दिख रही है कि मेरा ए बी जो लेंथ है, ए सी लेंथ, ये दोनों बराबर नहीं है। ए बी का जो लेंथ है बराबर नहीं है ए सी के लेंथ के। तो मतलब ये इन दोनों में से कोई भी केस नहीं बन रहा है ना, इन दोनों में से कोई भी केस नहीं बन रहा है। इसीलिए सर मुझे टाइप ऑफ ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट तो किसी कंडीशन में नहीं होना वाला है। तो इसलिए मुझे सेक्शन फॉर्मूला की तरफ जाना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, जैसे ही जब एंगल बाय सेक्टर सामने वाली साइड को जिस पॉइंट पे डिवाइड करता है, ठीक है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो वहाँ पे जो रेशियो m रेशियो n होता है वो किस रेशियो में डिवाइड होता है, इन साइड्स के अदर 2 साइड्स के रेशियो में। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मुझे अगर जो मेरा m रेशियो n है वो किसके बराबर है, m रेशियो n मेरा, सॉरी ना, जो मेरा m रेशियो n है वो किसके बराबर होगा सर, ए बी का रेशियो, ए बी की लेंथ का और ए सी की लेंथ का रेशियो जो भी होगा इनकी लेंथ के बराबर होगा। यस सर। तो m रेशियो n मेरा कितना निकल के आएगा बताओ, ए बी कितना है मेरा, √6 रेशियो कितना हो जाएगा, 3√6। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये 1:3 लिखा हुआ है। यस सर, 1:3। तो m रेशियो n मेरा क्या है, 1:3। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है सर, है ना। अब इतना समझ में आ गया सर, m रेशियो n तो आ गया ना। अब मुझे d का पोजीशन वेक्टर निकालना, तो बताओ कैसे निकलेगा। देखो सिंपल से, देखो सेक्शन फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल सा मेरा सेक्शन फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। ये d है, m रेशियो n कितना हो गया है, 1:3। तो b का पोजीशन वेक्टर ये था, c का फिलहाल में c वेक्टर मान लेते हैं, स्मॉल है ना, स्मॉल c वेक्टर। तो बताओ d का पोजीशन वेक्टर लेट से d है, तो d वेक्टर मेरा क्या निकल के आएगा, 3 का b के साथ मल्टीप्लाई 1 का c के साथ। तो 3 इंटू बी का पोजीशन वेक्टर प्लस 1 इंटू सी का पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाई 3 + 1 4। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। और अपन बस बी और सी की पोजीशन वेक्टर के यहाँ वैल्यू रखेंगे तो मुझे डी का पोजीशन वेक्टर यहाँ से मिल जाएगा। तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या था बताओ, 3 इंटू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, ठीक है, प्लस सी का पोजीशन वेक्टर क्या है, -5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। समझ में आया कि नहीं, डिवाइड बाय रेशियो कितना है 4, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, देखो 3 इंटू 2 6i कैप, यहाँ से माइनस होगा, अपन सिर्फ आई वाले से यहाँ से सॉल्व करके यहाँ सीधा सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। 3 इंटू 2 6i कैप माइनस 5i कैप, तो कितना हो जाएगा i कैप, तो ठीक है, 3j कैप प्लस
2j कैप, तो कितना हो जाएगा 5j कैप, माइनस 6k कैप एंड -6k कैप, तो कितना हो जाएगा -12k कैप डिवाइड बाय 4। तो डी का पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या आया ये, ठीक है। जैसे ही डी का पोजीशन वेक्टर आया और उसने पूछा कि ए डी का लेंथ कितना होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये इनडायरेक्टली ए डी का मैग्नीट्यूड पूछा गया। तो ए डी का मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, एक काम करो, डी का पोजीशन वेक्टर से ए के पोजीशन वेक्टर को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो और उसका मैग्नीट्यूड निकालो तो कर लें। ठीक है सर, डी का पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास, आई कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप डिवाइड बाय 4 माइनस, और ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप, है ना, डिवाइड बाय कुछ नहीं है, बनी है। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड हमें निकाल लेना है। तो मैग्नीट्यूड आखिरकार जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो देखो सॉल्व करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड, है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो मैं जल्दी से करके बताता हूँ आपको। 4 का मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका एक आ जाएगा -3i कैप आएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे आएगा -3i कैप के पास +10 के समथिंग कुछ आ जाएगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो अपने पास कुछ AD का जो आएगा, ठीक है, ध्यान से देखना, -3i कैप, यहाँ पे -4 का मल्टीप्लाई होगा तो अपना आ जाएगा +9j कैप, ठीक है, -12k कैप, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये अपने k कैप वाला जो आएगा 0k कैप आएगा डिवाइड बाय 4। तो ये अपने का AD का मैग्नीट्यूड निकालने में हेल्प होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ से अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखो सिंपल सा थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर ले लेता हूँ, है ना, अगले पेज में जाने से अच्छा। तो जो AD का मैग्नीट्यूड हमारे पास निकल के आएगा, देखो 3 यहाँ से अगर अपन कॉमन निकाल लें 3/4, तो अंदर माइनस आई कैप प्लस 3j कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो 3/4 इसका कितना हो जाएगा, √10, 3/4 √10। तो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर की लेंथ कितनी है AD, 3/4 √10। बता किस समझ में। तो ऐसे एंगल बाइसेक्टर का विद द यूजिंग ऑफ सेक्शन फॉर्मूला हम सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रख के। ठीक है, पूरा क्वेश्चन बढ़िया समझ में आया, एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। एंगल बाइसेक्टर में आपको 2 चीज़ का ध्यान देना है। जब भी एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन आए, पोजीशन वेक्टर दिए हो, सबसे पहले टाइप ऑफ वेक्टर चेक करना है कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक टाइप निकलेगा तो डी मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे इन दोनों का पोजीशन वेक्टर लेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, हमें डी का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। और अगर हमें एंगल बाइसेक्टर की लेंथ चाहिए तो डी में से ए के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, वही किया, डी में से ए के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया और उसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया। तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपल सा एंगल बाइसेक्टर की लेंथ। अगर मिड पॉइंट नहीं हुआ तो हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। m/n जो हमारा आता है इसकी किसके बराबर होता है, इन दोनों अदर साइड्स का जो रेशो होता है उसके करस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो ऐसे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा एंगल बाइसेक्टर वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो, तो अपन एक जो आपके जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है उसको सॉल्व। आपके जेईई में क्या क्वेश्चन आया था, उसने बोला था कि आपको एक ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस दिए हुए हैं। ठीक है, 3 वर्टाइसेस दिए हुए हैं और उनके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। आपको एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, ठीक है, ABC दिया है और इनके तीनों के इन तीनों वर्टाइसेस के आपको क्या दिए, पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। ए का पोजीशन वेक्टर आपको दिया था 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, और बी का पोजीशन वेक्टर जो दिया हुआ था वो था 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, और सी का जो पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ था -i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो ये पोजीशन वेक्टर आपको तीनों इस ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस के आपको पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए थे। तो उसने बोला था कि एंगल बाइसेक्टर की लेंथ बताओ जो कि ए से निकलता है, ठीक है, ए से निकलता है और BC साइड को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट करता है। तो इस एंगल बाइसेक्टर की मुझे लेंथ चाहिए कि इस AD की लेंथ कितनी होगी। तो अच्छा बताओ, इस AD की अगर मुझे इस एंगल बाइसेक्टर की लेंथ चाहिए
अभी अपन ने जो पिछला क्वेश्चन किया उस हिसाब से पहले हमें टाइप ऑफ ट्राइंगल पता करना है कि किस टाइप का ट्राइंगल है। तो उसके लिए पहले मुझे साइड्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना। तो सबसे पहले मैं दो अदर साइड्स हैं उनकी लेंथ निकालने का काम करूँगा। तो ए बी की मुझे अगर लेंथ चाहिए तो ए बी वैक्टर पहले निकालना पड़ेगा और उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो ए बी वैक्टर की लेंथ क्या आ जाएगी, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे ए के पोजीशन वेक्टर से क्या है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखो आई वाला देखो 2i कैप से 2i कैप कैंसिल आउट होगा तो 0i कैप बन जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो 2j कैप माइनस माइनस प्लस तो प्लस 3j कैप तो क्या हो जाएगा 5j कैप, है ना। यहाँ से देखो 3k कैप से माइनस 3k कैप होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 0k कैप। तो जब इसका मैग्नीट्यूड आएगा तो ए बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा निकल के क्या आ जाएगा ओनली 5। तो ए बी का जो मैग्नीट्यूड है कितना है, मतलब ए बी साइड की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 5। ऐसे ए सी साइड की लेंथ कितनी होगी बताओ। सर एक काम करो, इसका ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। कैसे निकालोगे, सी वेक्टर में से ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करो और मैग्नीट्यूड ले लो। तो सी वेक्टर में से ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी वेक्टर लिखेंगे माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, माइनस ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर क्या है सर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब देखो सॉल्व करेंगे, देखो माइनस आई कैप यहाँ से माइनस 2i कैप होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3i कैप। ठीक है, ऐसे ही जे कैप यहाँ से माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस जे कैप माइनस माइनस यहाँ से जाएगा तो प्लस 4j कैप हो जाएगा। ये 3i कैप में से माइनस 3k कैप जाएगा तो क्या हो जाएगा 0k कैप। तो अल्टीमेटली ए बी का जब हम निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना निकल के आएगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी कितना निकल के आया सर, यहाँ पे अपना हो जाएगा 9 प्लस 16 जो कि क्या होता है 25। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए सी की लेंथ भी सर 5 आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या तुम एक चीज़ दिख निकल के क्या सामने देखो दिख रही है क्या, ए बी की जो लेंथ है वो ए सी के बराबर है। मतलब कि सर हमने एक ऐसा ट्राइंगल पढ़ा था, अगर कम से कम कोई जो अदर दो साइड्स हैं अगर उनकी लेंथ बराबर हो जाती हैं तो क्या मेरा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है डी, ये इस बी सी साइड का मिड पॉइंट होता है। यस सर, तो उस हिसाब से अगर बी का पोजीशन वेक्टर बी है और सी का सी है तो डी का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा सर, अगर मिड पॉइंट है अगर ये डी, जैसे कि दोनों साइड में सर बराबर है तो ये मिड पॉइंट होगा, इसलिए सर जो डी का पोजीशन वेक्टर होगा बी और सी का सम डिवाइड बाई 2। तो क्या बताओ, सिंपल बहुत आसानी से अब हम क्या इसका डी का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं विदाउट एनी सेक्शन फार्मूला का यूज किए हुए। यस सर, तो ये होता है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है वेक्टर में सबसे पहले टाइप ऑफ वेक्टर का ध्यान पर रखना ना। टाइप ऑफ वेक्टर का अगर ध्यान दे दिए तो बहुत सारी कैलकुलेशन आपकी बच जाएंगी। तो चलो अपन सॉल्व करते हैं आगे, है ना। तो बताओ डी का पोजीशन वेक्टर अगर निकालना है तो यही सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा बी वेक्टर क्या है हमारा बताओ 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना। प्लस सी का पोजीशन वेक्टर क्या है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप डिवाइड बाय 2। यहाँ पे लिख लेते हैं, ज़्यादा जगह यहाँ पे नहीं करते हैं ना, वरना दाल बहुत फैल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, देखो आई से आई वाला जुड़ेगा 2i कैप माइनस आई कैप तो कितना हो जाएगा सिर्फ आई कैप, 2j कैप प्लस जे कैप तो 3j कैप, है ना। 3k कैप प्लस 3k कैप सर 6k कैप डिवाइड बाय 2। तो ये क्या आ गया डी का पोजीशन वेक्टर। तो समझ में आया डी का पोजीशन वेक्टर आ गया। हाँ सर, डी का पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ गया, है ना। तो देखो अब जैसे डी का पोजीशन वेक्टर आ गया तो मुझे क्या बताना है, ए डी की लेंथ बतानी थी ना, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ बतानी थी। तो बताओ ए डी की लेंथ कैसे निकालेंगे सर, ए डी का मैग्नीट्यूड निकाल लो ए डी वेक्टर का, और ये कैसे आएगा सर, डी के पोजीशन वेक्टर से ए के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या करेंगे, डी का पोजीशन वेक्टर क्या है मेरे पास सर, जो ऊपर लिखा हुआ है सर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डिवाइड बाय सर 2 माइनस मेरा ए का पोजीशन वेक्टर क्या है सर
माइनस सर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है, देखो दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो i से i वाला सॉल्व होगा तो बताओ क्या आएगा। तो i के साथ अब कौन सा आएगा, i का स्केलर मल्टीप्लायर क्या होगा, सॉल्व करो इसको बताओ। तो अपना निकल के आएगा, है ना, माइनस 3/2 i कैप। ठीक है, देन अपने पास क्या आएगा, बताओ जल्दी बताओ, प्लस 9/2 j कैप, और क्या निकल के आएगा बताओ, प्लस 0 k कैप। तो बताओ यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो AD का पोजीशन वेक्टर, AD का मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा सर, -3/2 का स्क्वायर प्लस 9/2 का स्क्वायर। तो 1/2 तो बाहर निकाल लो यहाँ से, अंदर क्या बता सर, है ना, -3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1/2, ये 9 प्लस 81, है ना। तो यहाँ से 9 जब बाहर निकालोगे तो क्या 3/2 आएगा, यस सर, है ना। इंक्लूशन थोड़ा मिस्टेक, मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ था, तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू क्या आ जाएगा बताओ, है ना। 3 यहाँ से अपन 9 कॉमन लिया था तो ये अपने बचा था 1 + 9, अपने पास बचेगा 10, है ना। तो अपना क्या निकल के आएगा, ये जगह 1/2 इंटू क्या आएगा बताओ सर, 9 को कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1 + 9। ठीक है, इसको आगे अपन करेंगे सॉल्व, तो क्या आ जाएगा बताओ, है ना। AD का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1/2 9 इंटू 10, जो भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी सिंपल सा यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा आंसर, AD निकल के आ जाएगा अपने पास 3/2 इंटू 10। तो देखो अपने पास एंगल वाई सेक्टर की लेंथ आ गई है, और उसके इसने वो था क्या, मतलब अब जब ये आ गया है तो अपने आगे सॉल्व, जो भी क्वेश्चन पूछा तो अपना सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन था JEE मेन 2024 में आया हुआ है। ठीक है, JEE मेन एंगल वाई सेक्टर के फॉर्म में देखो कुछ नहीं था, टाइप ऑफ ट्रायंगल पता किया, बस सॉल्व किया अपन ने बिना सेक्शन फॉर्मूला का यूज किया, है ना। अपन ने दोनों देख ली, सेक्शन फॉर्मूला का यूज भी करके और बिना सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके, मतलब टाइप ऑफ ट्रायंगल पता करके। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो अपना एंगल वाई सेक्टर भी हो गया। ठीक है, अब एंगल वाई सेक्टर के बाद अपन क्या करने वाले हैं, अपन देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स जो वेक्टर में जनरली क्वेश्चन बन जाते हैं। आपका ऑर्थो सेंटर के ऊपर भी कई बार आ जाता है, सेंट्रॉइड के ऊपर भी कई बार आ जाता है। तो अपन छोटा सा इस यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख लेंगे, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट जो 1-2 हैं। अभी अपन फिलहाल में ऑर्थो सेंटर के बारे में जान लेते हैं ना, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो अपन डिस्कस करेंगे कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे किसका, ऑर्थो सेंटर एंड अपना सेंट्रॉइड, है ना। तो देखो अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इन दो चीज़ों को सिर्फ स्पेशल ट्रायंगल के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट नहीं है, वेक्टर का। तो वेक्टर में जनरली जब ये कॉन्सेप्ट आते हैं तो अपने सिर्फ 1 से 2 मतलब जो ट्रायंगल्स होते हैं उन्हीं में ये पूरा कॉन्सेप्ट वेरी करता है। तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है, जब भी वेक्टर का है तो सिर्फ 2-3 ट्रायंगल के बारे में सोचो, उनमें ही आपका पूरा खेल हो जाएगा ना। तो देखो पहला क्या होता है कि मान लो अपने पास, पहले अपन समझते हैं सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड तो किसी भी ट्रायंगल का तो निकाल ही सकते हैं सर। ABC जो होता है सर, ABC मान लो कोई ट्रायंगल है, तो इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, अगर A का पोजीशन वेक्टर A है, B का B वेक्टर है और C का पोजीशन वेक्टर C है, तो बताओ सेंट्रॉइड क्या होगा सर। सेंट्रॉइड को हम कैसे दिखाते हैं सर, किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जो होता है सर वेक्टर फॉर्म में, तीनों पोजीशन वेक्टर्स का सम डिवाइड बाय 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है सेंट्रॉइड। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है अपना ऑर्थो सेंटर। देखो ऑर्थो सेंटर क्या बोलता है, ध्यान देना। ऑर्थो सेंटर की सबसे पहले डेफिनेशन समझो। ऑर्थो सेंटर, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है ना।
ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है समझना। मान लो मेरे पास कोई ट्रायंगल ABC है, ठीक है, और इसकी मैं हर एक वर्टाइसिस से इसकी जो सामने वाली साइड है उस पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करूँ, मतलब कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ। B से भी मैंने एक मान लो सामने वाली साइड में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, C से भी मैंने एक मान लो सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये जो तीनों परपेंडिकुलर हैं जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको मैं क्या बोलता हूँ, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन समझ में आई? यस सर, कि तीनों वर्टाइसेस से आप एक काम करो, सामने वाली जो साइड है उस पर आप एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, और जब तीनों एल्टीट्यूड जो किसी पॉइंट पे जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा सर, ऑर्थो सेंटर कहला जाएगा किसका, ट्रायंगल का। ठीक है, अब ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है, तो आपको दो ट्रायंगल के ध्यान पे रखना है। पहला होता है जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल, ठीक है, और दूसरा होता है आपका राइट एंगल। इन दो ट्रायंगल के बारे में अपन मेनली डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इक्विलेटरल में क्या होता है, जो आपका सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर भी हो सकते हैं ना, इन सेंटर भी, तो जो जितने भी सेंटर होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे के सारे एक ही पॉइंट में होते हैं, सारे के सारे एक ही पॉइंट में होते हैं। मतलब ABC ट्रायंगल अगर मेरा कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसी जो मेरा मान लो ये D पॉइंट है, तो ये जो D पॉइंट है, D पॉइंट का जो D पॉइंट है इसी में ही मेरा यही मेरा ऑर्थो सेंटर है, यही मेरा सेंट्रॉइड है और यही मेरा इन सेंटर है। केस कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, बस राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज़ का ध्यान देना, बस तुम्हें जो जानना है ऑर्थो सेंटर के बारे में, कि मान लो ABC कोई मेरा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका जो ऑर्थो सेंटर होता है जहाँ पे 90 डिग्री बनता है वहाँ पे मेरा होता है। ठीक है, जिस वर्टाइसिस से मेरा 90 डिग्री बनता है वहाँ पे मेरा ऑर्थो सेंटर होता है, किस पे, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ पे मेरा क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। तो देखो इसी छोटी सी चीज़ का यूज करके जेईई मैन ने क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, उसने बोला था आपको, उसने एक ट्रायंगल दे दिया था और उसके तीनों के वर्टाइसेस दिए थे, तो और उसने पूछा था और उसने एक क्वेश्चन किया था आपसे, है ना। तो वो क्वेश्चन जो है अभी अपन सॉल्व करने वाले हैं उसको, है ना। तो लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी ना, इस छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो देखो अब जो उसने जेईई मैन में क्वेश्चन किया है अपन वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जेईई मैन में क्या क्वेश्चन आया था अभी, है ना, उसने बोला था कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक आपको ट्रायंगल दिया गया है, कौन सा, ABC, और इसके जो हैं मेरे को पोजीशन वेक्टर दिए हैं हर एक वर्टाइसिस का। A का पोजीशन वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ऐसे B का मुझे दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर, जो दिया हुआ क्या, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ऐसे C का पोजीशन वेक्टर मुझे दिया हुआ है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो मुझे तीनों वर्टाइसिस के पोजीशंस वेक्टर दिए हुए थे और उसने मेरे से बोला था कि एक इस ट्रायंगल का एक ऑर्थो सेंटर है, ठीक है, ऑर्थो सेंटर है। इस ऑर्थो सेंटर से उसने हर एक साइड में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, जो कि कुछ नहीं है, एक ऑर्थो सेंटर की ही डेफिनेशन है ना। तो ये मान लो इसमें DEF ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये जो है ना, तो इन तीनों जो लेंथ है ना, मतलब मान लो ये अगर ऑर्थो सेंटर मेरा G से दिखा रहे हैं, तो जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो इन सारे परपेंडिकुलर की जो लेंथ है, ठीक है ना, जैसे GD लेंथ को उसने L1 कहा, ठीक है, GF लेंथ को उसने L2 कहा और GE लेंथ को उसने L3 कहा। तो ऐसे उसने तीनों लेंथ को क्या दे दिया, नाम दे दिया। तो उसने बोला कि एक काम करो, L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर क्या होगा, मुझे ये बताओ। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले तुम्हें ये चेक करना है कि ये ट्रायंगल कौन सा है, क्योंकि अगर तुम्हें टाइप ऑफ ट्रायंगल पता चल गया तो तुम्हारा काम वहीं ख़त्म हो जाता है। और ये क्वेश्चन बनते ही टाइप ऑफ ट्रायंगल की
प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए होते हैं। देखो हर क्वेश्चन के पीछे एक मकसद होता है कि बच्चे को उस चीज़ का नॉलेज कितना है। तो यहाँ पे जैसे अभी ऑर्थो सेंटर या सेंट्रोइड क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे आपको टाइप ऑफ ट्रायंगल पता करने की जो अप्रोच होती है सिर्फ एक ही होती है, वो टाइप ऑफ ट्रायंगल पता करना। अगर सबसे पहले अप्रोच अगर आपने टाइप ऑफ ट्रायंगल पता करना लगाया है तो आप उस क्वेश्चन को 95% चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आपने सही अटैम्प्ट कर लिया। वहाँ पे 5% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे टाइप ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट नहीं आता। स्केलर जो अपने दूसरे जो ट्रायंगल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के नॉर्मल ट्रायंगल्स वो आ जाते हैं ना। लेकिन अभी फिलहाल में अपन इस क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले अपन टाइप ऑफ ट्रायंगल पता करते हैं, ठीक है, फिर अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फिर देखो टाइप ऑफ ट्रायंगल पता करने के लिए हम क्या करते हैं, काम करते हैं, तीनों लेंथ पहले निकाल लेते हैं, तीनों लेंथ क्या होंगी। फिर देखो तीनों लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं, तो ए बी की लेंथ निकालेंगे। तो सर ए बी की लेंथ कैसे निकलेगी बताओ। सर बी के पोजीशन वेक्टर से ए के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दो, या सिंपल से बोलें आई से आई वाले को सब्ट्रैक्ट करो तो सर 2 में से बन जाएगा का स्क्वायर, ठीक है। जे से जे वाले को करो सर 2 में से 2 जाएगा स्क्वायर, प्लस के में से के जाएगा तो क्या जाएगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर। तो बताओ ए बी का जो मेरा लेंथ है मैग्नीट्यूड कितना आया सर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना जाएगा √2, ठीक है। ऐसे ही AC की लेंथ कितनी आएगी बताओ, AC की लेंथ कितनी आएगी सर आई से आई वाले को सब्ट्रैक्ट करो, आई से आई वाले को 2 से 2 जाएगा 0 का है ना 0 का स्क्वायर प्लस जे से जे जाएगा तो कितना आएगा 2 में से 1 का जाएगा स्क्वायर प्लस मेरा क्या जाएगा 1 में से 2 का स्क्वायर। तो मेरा AC का मैग्नीट्यूड कितना आ गया सर फिर से √2, ठीक है। ऐसे मेरे BC की लेंथ निकालनी है। देखो BC की लेंथ कितनी आएगी बताओ, आई से आई वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 2 जाएगा का स्क्वायर प्लस जे में से जे वाला घटेगा 2 में से 1 जाएगा तो स्क्वायर प्लस के में से के जाएगा तो 2 में से 2 गया तो स्क्वायर। तो ये अपना क्या जाएगा बताओ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ BC जो कि BC का क्या है अपना मैग्नीट्यूड है ना, तो लेंथ ऑफ BC कितनी आ गई सर फिर से √2। तो ये तीनों लेंथ आ गई कि नहीं बताओ। और जैसे ही तीनों लेंथ आई, जैसे ही हमारी तीनों लेंथ आई तो एक बात बताओ क्या तुम्हें टाइप ऑफ ट्रायंगल पता चल गया, क्योंकि से बताओ AB जो लेंथ आई है AC जो लेंथ आई है और BC जो लेंथ आई क्या तीनों आपस में इक्वल हैं। यस सर। और ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है जिनकी तीनों साइड इक्वल होती है सर इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने बताया था कि एक कॉन्सेप्ट आता है जो ऑर्थो सेंटर होता है हमारा और सेंट्रॉयड होता है, वो क्या मेरा तीनों ही जितने भी सेंटर होते हैं सब एक ही जगह पे होते हैं, चाहे वो सेंट्रॉयड हो चाहे ऑर्थो सेंटर हो चाहे इन सेंटर हो। तो अगर मुझे ऑर्थो सेंटर का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा सेंट्रॉयड निकाल लो चाहे ऑर्थो सेंटर। तो कैसे आएगा बताओ, ऑर्थो सेंटर मेरा तीनों के पोजीशन वेक्टर को जोड़ो और डिवाइड कर दो, ए का पोजीशन वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर सी का पोजीशन जोड़ो और डिवाइड कर दो, तो मुझे क्या मिल जाएगा सेंट्रॉयड जो कि मेरा क्या है ऑर्थो सेंटर भी है। पता चला। अब देखो उसने बोला कि जब तुमने एल्टीट्यूड यहाँ से ड्रॉ किया तो जब जो एल्टीट्यूड जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा AB को D पॉइंट पे, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, ये तुम्हारा मिड पॉइंट भी हो जाता है। क्या हो जाता है मिड पॉइंट में। ऐसे ही तुम्हारा इस वाली साइड में भी ये तुम्हारा क्या होगा मिड पॉइंट होगा, ऐसे ही तुम्हारा F क्या होगा मिड पॉइंट होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की यही खास बात होती है, जब तुम ऑर्थो सेंटर ड्रॉ करते हो तो जहाँ पे वो बाइसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट करता है तो वो तुम्हारा मिड पॉइंट निकल जाता है। तो D क्या है तुम्हारा मिड पॉइंट किसका AB का। तो D का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा बताओ सर A का पोजीशन वेक्टर B का पोजीशन वेक्टर को जोड़ दो डिवाइड बाई 2 तो D का आ जाएगा। ऐसे अगर मैं ऐसे F का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा बताओ, E का पोजीशन वेक्टर सर B का पोजीशन वेक्टर जोड़ो सर C का पोजीशन वेक्टर सर डिवाइड बाई 2। अगर मैं E का पोजीशन वेक्टर बोलूँ तो कैसा आएगा बताओ सर A का पोजीशन वेक्टर प्लस C का पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाई 2। तो देखो ये सब कुछ करोगे तो क्या तुम्हारे पास सब कुछ आ गया सर, D का पोजीशन वेक्टर आ गया। तो अगर तुम्हें ये तीनों लेंथ चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को इस लेंथ को चाहिए तो बस वही वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही निकालना है ना। तो जैसे ही आएगा तो तुम्हारे पास क्या मैं बोल सकता हूँ सिंपल सा, फिर यहाँ पे रखोगे L1 L2 L3 का स्क्वायर, तीनों का सम करोगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये छोटी सी अप्रोच है। देखो इसको आगे मैं नहीं कर रहा हूँ, JEE का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि इसको आप खुद से ही अटेंड करो, है ना। JEE मेन 2024 का है,
जिनके में आया था और नहीं बना वो एक बार ट्राई करें, जिनके में नहीं आया तो ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ऐसे ही कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आते हैं मैथ में, वेक्टर से ध्यान पे रखना है ना। तो इसका आंसर आप लोग कंफ्यूज ना हो, है ना। एक काम करते हैं, पता भी चल जाएगा कौन अटेम्प्ट कर रहा है, जिसको आंसर चाहिए वो कमेंट कर देना ना, तो मैं आप लोगों को आंसर ही बता दूँगा। तो ये अपन ने क्या कर लिया, एंगल बाई सेक्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स की जो प्रॉपर्टी होती है, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और टाइप्स ऑफ जो ट्राइंगल होते हैं उनके कॉन्सेप्ट अपन ने देख लिया, है ना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, है ना। अपने जो बाकी जो बच रहे हैं ना वेक्टर्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, डॉट प्रोडक्ट हो गया, आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, और आपका स्केलर, है ना, स्केलर का जो प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है जो वेक्टर के ना, बॉक्स प्रोडक्ट जिसको आप बोलते हो ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सब अपन पढ़ेंगे ना। उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो भी अपन देखेंगे। ओके, तो अपन वो अपकमिंग वीडियोज़ में देखने वाले हैं। फ़िलहाल के लिए अपन इतना ही रखते हैं, है ना। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और जितना आज अपन ने सीखा है इसमें से मान के चलिए, अगर मान लो जितने भी शिफ्ट में पेपर होंगे, कम से कम 3 से 4 लोगों के में पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन दिखने वाले हैं, जो भी अपन ने इस वीडियो में सीखा है उस पे बेस्ड। ओके देन, ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, है ना।